हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफल 2.0 बैच पर। मेरा नाम है अंकित मालविया और आप सभी जानते हैं यहां पर हम बात करेंगे हिस्ट्री की। और आज आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है सेकेंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके थे विथ एमसीक्यूज। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर से, और जो दूसरा चैप्टर है जिसका टाइटल आप लोग देख पा रहे हैं, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। कहने का मतलब किसान, राजा और शहर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। और ये जो पूरा चैप्टर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को, जो कब से कब तक होगी, जो होगी 600 बीसी से लेकर 600 सीई के बीच में। यानी कि 600 बीसी से लेकर 600 सीई के बीच का जो पूरा इतिहास है, उस पूरे इतिहास को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें भी खास तौर से किन कॉन्सेप्ट को ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो राजाओं के बारे में, इस समय के किसानों की व्यवस्था के बारे में, और जो प्रारंभिक शहर, जो अर्ली टाउन्स स्टेब्लिश हुए, जो अर्ली स्टेट्स स्टेब्लिश हुए, उनके बारे में पूरी बात होगी। ये लगभग 1000 साल का इतिहास होगा और ये रिलेटेड है पूरी तरह से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या अर्ली इंडियन हिस्ट्री जिसे कहा जाता है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस किया था, जो इससे भी पुराना पीरियड था, जो इससे भी पुरानी सभ्यता थी। तो स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं कि इन द प्रीवियस सेशन, जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने क्या क्या चीजों को डिस्कस किया था और आज के सेशन में क्या क्या चीजों को हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, इन द प्रीवियस सेशन वी विल कवर्ड एंशिएंट अथॉरिटी। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं, ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं टॉपिक्स के, ये रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता या ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन। सॉरी, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है या वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको भी देख लें, जिससे कि आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एंड देन फिर आप लोग सेकंड चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि डेफिनेटली हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। वो वाला जो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, वो इस सिविलाइजेशन या इस वाले पार्ट से, इस टाइम पीरियड से थोड़ा पहले का था। देन फिर हम इस वाले पार्ट पर आते हैं। तो बेटा यहां पर हमने डिस्कस किया था एंशिएंट अथॉरिटी यानी प्राचीन सत्ता। सिंधु सभ्यता में क्या प्राचीन सत्ता थी, क्या कोई सेंटर ऑफ पावर था? ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझा। एंड देन एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता का जो अंत होता है, सिविलाइजेशन की जो समाप्ति होती है, पतन या डिक्लाइन होता है, इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स दिए गए थे, जो इंपॉर्टेंट कोर्स या कारण बताए गए थे, वो सारी चीजों को हमने यहाँ पे देखा था। एंड देन डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब एट द एंड हमने बात करी थी कि भाई सिंधु सभ्यता के बारे में हमने कई सारी फैक्ट को, कई सारे तथ्यों को पढ़ा, और जो डिस्कवरीज हुई, जो चीजें पता चली, जो चीजों की डिस्कवरी हुई सिंधु सभ्यता वाले रीजन में, उन सभी को कनेक्ट करके किस तरह से इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस फैसिनेटिंग हिस्ट्री को कनेक्ट किया या फिर एक एकीकृत किया। लेकिन एट द एंड वन मोर स्टोरी, एक और कहानी एसोसिएटेड है इस पूरे के पूरे पार्ट से, दैट इज द डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड एट द एंड हमने जो डिस्कवरी हुई है, जो खोज हुई है इस सिविलाइजेशन की, उसको हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले किस तरह से सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला, एंड देन फिर जो एक प्रकार से भ्रम रहा, चीजें क्लियर नहीं हो पाई, और फिर धीरे धीरे करके 1924 में सभ्यता एकदम से एकदम क्लियर हुई, पूरी तरह से पता चला, दुनिया को अनाउंसमेंट किया गया। तो बेटा ये सारी चीजों को हमने ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको, उस वाले चैप्टर को देख लो। और अब आते हैं अपन आज के सेशन में, और आज के सेशन में हम क्या क्या चीजों को कवर करने वाले हैं। तो बेटा आज के सेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है, क्या इसके अंदर मेंशन किया गया है। क्योंकि जब भी आप एनसीईआरटी को देखोगे, तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स को देखोगे, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन बताई जाती है, और इंट्रोडक्शन में आपको ये क्लियर कर दिया जाता है कि बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कशन होने वाला है, कहां तक ये चैप्टर जाएगा, क्या सोर्सेस होंगे, इस पूरे चैप्टर के सोर्सेस क्या होंगे, उसके ऊपर भी यहां पर गौर किया जाता है। ठीक है, एंड देन वी हैव दी अनदर टॉपिक प्रिंसेप एंड पियदस्सी। तो ये दो महत्वपूर्ण जो इतिहास के किरदार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड देन दी अर्लीस्ट स्टेट्स, प्रारंभिक राज्य, सबसे पहले जो राज्य भारत में स्थापित हुए, सबसे पहले जो शहर भारत में स्थापित हुए, उनके बारे में बात करेंगे। एंड एट द एंड द अर्ली एम्पायर, और सबसे प्रारंभिक साम्राज्य जो इंडिया में स्टेब्लिश हुआ, उसके बारे में भी इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आज हमको पढ़ने हैं, और बहुत ही आपको मजा आने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो एकदम आप लोग क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो सीयूईटी के एग्जाम में आया या फिर आपके जो बोर्ड के एग्जाम है,
जो आपका क्लास 12th का एग्जाम होता है बोर्ड का, अगर उसमें भी आता है तो वहां पर भी आप पूरी तरह से आंसर्स दे पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता देता हूं कि भाई इस यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूं। आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अपन मेच्योर फेज क्या मानते हैं, 2600 से लेकर 1900, और डिक्लाइन फेज क्या मानते हैं, 1900 से लेकर हो गया आपका कितना, 1300। ठीक है, यहां पे सिंधु सभ्यता पतन की ओर बढ़ जाती है। इस चैप्टर में हम कहां से कहां तक की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 600 बीसी से लेकर 600 सीई के बीच का इतिहास। ठीक है, यहां तक की हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए इस पीरियड और इस पीरियड के बीच का जो गैप है उस गैप को समझो कि ये यहां से यहां तक के बीच में कितना गैप आ रहा है। ये 600 बीसी से टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है 1300 बीसीई पर। तो यहां तक की चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, यहां तक की चीजों को तो ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है। अब इस बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप लगभग लगभग मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 1300 बीसी से लेकर 1 बीसीई तक या 1 सीई तक अगर पहुंचा जाए तो 1300 ईयर हो गए, यानी 1300 साल, और 1300 साल और 600 साल हो गए लगभग 1900 साल। तो लगभग 1900 साल का गैप है, और यहां पर मोटे तौर पर लिखा हुआ है 1500 साल। ठीक है, 1500 ईयर। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए एवरेज यहां पर जो निकाला गया वो ये निकाला गया कि इन दोनों के बीच में सिंधु सभ्यता और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं 600 बीसी से 600 सीई वाला, ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में लगभग लगभग मोटे तौर पर ये माना जा गया कि 1500 साल का डिफरेंस रहा। ठीक है, 1500 1900 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे बोल दिया थी बुक के अंदर, इसे 1500 लिखा है। सिंधु सभ्यता का पतन हुआ कहीं पर पहले कहीं पर बाद में, और एट द एंड फिर ये वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जहां पर भारत में प्रारंभिक राज्य बने, प्रारंभिक शहर बने, ठीक है, कुछ अर्थव्यवस्था शुरू हुई। तो इन दोनों के बीच में लगभग लगभग मोटे तौर पर 1500 साल का डिफरेंस रहा। तो इन 1500 सालों में ये जो गैप रहा है दोनों के बीच का लगभग 1500 ईयर का, इन 1500 सालों में इंडिया के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, किस प्रकार के चेंजेस हुए, क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ वो यहां पे आप लोगों के सामने दिया गया है। ठीक है, तो इन 1500 के गैप में भारत में किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किस प्रकार के चेंजेस हुए, क्या चीजें देखी गई, एक एक करके आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप लोग देख रहे हैं कि इस बीच में, ठीक है, इस बीच में 1500 साल का ये जो गैप रहा है, इस बीच में एक भारत में सिविलाइजेशन रही जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, जिसे हम आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और जब ये आर्यन सिविलाइजेशन रही, जब आर्यों का भारत पर या इंडिया के एक मेजर एरिया पर जब उनका शासन रहा या उनकी सभ्यता रही, तो उस समय पर भारत के सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ थे जिन्हें वेद कहा जाता है, उनका कंपाइलेशन किया गया, उनका संकलन किया गया, और सबसे पहला वेद जो लिखा गया वो था आपका ऋग्वेद। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस समय पर भारत के सबसे प्राचीनतम जो स्क्रिप्चर्स थे, जो ग्रंथ थे जिन्हें वेद कहा जाता, उनमें से भी सबसे प्राचीन और सबसे पहला ऋग्वेद को इस समय पर क्या किया गया, कंपोज किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि इस पीरियड में, इन 1500 ईयर्स के इंटरवल में, भारत के बहुत अलग अलग एरिया, जैसे साउथ का एरिया हो, चाहे नॉर्थ का एरिया हो, दक्कन वाला क्षेत्र हो, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स होते हैं, यानी जो कृषक बस्तियां होती हैं, किसानों की जो बस्तियां होती हैं, किसानों के जो गांव होते हैं, उनका इंडिया के अंदर इमरजेंस हुआ। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेटलमेंट यानी कृषक बस्तियां उभर कर सामने आई या इमर्ज हुई इंडिया के अंदर। अब बेटा एग्रीकल्चर सेटलमेंट के साथ साथ इसी दौरान, इसी बीच में, इसी इंटरवल में भारत में कुछ पेस्टोरल जो सेटलमेंट्स होते हैं, यानी कि जो चरागाह बस्तियां होती हैं या जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका भी इमरजेंस यहां पर देखने को मिलता है। तो इसी के अलावा आप लोग देखेंगे बिसाइड दिस देयर इज एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन, यानी भारत के अंदर जो चरागाह आबादी थी वो भी बढ़ने लगती है या उन सेटलमेंट्स का भी इमरजेंस देखा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। इसके अलावा सबसे एट द एंड में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है, और वो ये है कि भारत के ही जो साउथ इंडिया वाला रीजन है, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, या फिर मीडियवल मध्य भारत वाला जो देश है, सेंट्रल इंडिया वाला जो क्षेत्र है, यहां पर एक नए प्रकार के डिस्पोजल्स फाइंड किए गए हैं, यानी कि कुछ नई प्रकार से लोगों को दफनाने का जो ट्रेडिशन होता है, परंपरा होती है, वो यहां पर देखी गई। ठीक है, तो ये एक लास्ट में जो कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे हैं ना, न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड्स, यानी मृतकों को नए प्रकार से, एक अलग प्रकार से दफनाने की प्रथा
भारत में शुरू हुई, इंडिया में शुरू हुई कुछ कुछ रीजन्स में, जिसमें साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर मेनली इस तरह के डिस्पोजल साउथ इंडिया में देखे गए। ये जो डिस्पोजल होते हैं ना बेटा, इन्हें कहा जाता है मेगालिथ कल्चर। क्या कहा जाता है? मेगालिथ, महापाषाण। अब ये मेगालिथ कल्चर या इस प्रकार का डिस्पोजल क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, तो इस समय पर इस बीच में ये जो 1500 ईयर का जो इंटरवल है, इस बीच में साउथ इंडिया के अंदर या सेंट्रल इंडिया के अंदर डेड्स को, मृतकों को जब दफनाया जाता था मिट्टी के अंदर, जब जमीन के अंदर जब दफनाया जाता था, उनको जब बरिड किया जाता था, तो जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ में कुछ लोहे के औजार रख दिए जाते थे, ठीक है, आयरन टूल्स उनके साथ में बरिड किए जाते थे। इसके अलावा जहां पर उनको ग्रेव किया जाता था, जहां पे उनको दफनाया जाता था, उनकी ग्रेव के ऊपर इस तरह से बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। तो ये जो तरीका था डेट्स को बरिड करने का, इसे महापाषाण या मेगालिथ कल्चर कहा जाता है। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों, ठीक है। तो ये इस प्रकार से नए प्रकार का जो डिस्पोजल ऑफ डेड्स है, ये हमें देखने को मिला, न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड्स, ये देखने को मिला कहां पर? साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में। तो ये आपको समझ में आया। यहां पर तो आपको ये बताया गया है कि बिटवीन द 1500 ईयर ऑफ इंटरवल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट किस प्रकार के डेवलपमेंट और चेंजेस हमें देखने को मिले। 2-3-4 चीजें मैंने आपको बताई। अब आते हैं हम किस टाइम ड्यूरेशन पर? इस टाइम ड्यूरेशन पर कि एग्जैक्टली इस समय पर भारत में क्या हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे इस समय पर क्या हुआ। अभी तक तो मैंने जो सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इस बीच में जो गैप रहा, उस बीच में इंडिया में क्या क्या देखने को मिला वो मैंने आपको बताया। नाउ वी आर कमिंग ऑन आवर टॉपिक। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसीई, अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुछ नए प्रकार के डेवलपमेंट या चेंजेस दिखाई दिए। अभी तक तो वो गैप अपन ने कवर कर दिया, ठीक है, सिंधु सभ्यता हम ऑलरेडी पढ़ चुके, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब देख लिया। अब आते हैं 600 बीसीई में इंडिया में क्या चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे फ्रॉम सिरसा 6th सेंचुरी बीसीई देयर इज एविडेंस दैट देयर वर अदर ट्रेंड्स एज वेल। तो अब ये देखा गया कि 600 बीसी के बाद भारत में कुछ नई नई चीजें शुरू हुई, कुछ नए ट्रेंड्स देखे गए। जैसे कि इस दौरान भारत में सबसे बड़े जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि प्रारंभिक राज्य, अर्ली स्टेट्स इमर्ज हुए, अर्ली एम्पायर इमर्ज हुए और अर्ली किंगडम्स इमर्ज हुए। लगभग लगभग सभी का जो मीनिंग है वो एक जैसा ही है कि प्रारंभिक राज्य, प्रारंभिक शहर, प्रारंभिक साम्राज्य, राजे रजवाड़े का उदय यहां पर देखने को मिला, ठीक है। अब बेटा ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये एक प्रकार का पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, ये एक प्रकार का राजनीतिक विकास था या राजनीतिक परिवर्तन था, क्योंकि राजा बने होंगे, राज्य बने होंगे, शहर बने होंगे, राजवाड़े बने होंगे, किंगडम्स बने होंगे। तो डेफिनेटली दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये एक प्रकार का राजनीतिक परिवर्तन था, ये एक प्रकार का राजनीतिक विकास था। और ये राजनीतिक जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस देखने को मिली, इसके पीछे अगर हम कारण को देखते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है, ये कैसे हुआ, तो बेटा इसके पीछे के कारण को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर इस बीच में जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, उसे बहुत ही ऑर्गेनाइज किया जाने लगा था, उसे बहुत ही ज्यादा संगठित किया जाने लगा था। तो अगर हम इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे का बहुत बड़ा जो कारण है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जा रहा था, उसे धीरे धीरे ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, उसे बहुत अच्छी तरीके से संगठित किया जाने लगा। और उसी का रिजल्ट ही ये हुआ कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और डेवलपमेंट में इस तरह से स्टेट्स, किंगडम्स और राज्य बनकर उभर कर सामने आए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, ये सब कुछ जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए जो सोर्सेस हैं, जो स्रोत हम पढ़ेंगे, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इन समय की जो जानकारी है उसके लिए इतिहासकार किस प्रकार के सोर्सेस को पढ़ते हैं और उनको पढ़कर, उनको समझकर इस इतिहास को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया या इस समय की हिस्ट्री को उन्होंने पुनर्निर्मित किया। तो उन सोर्सेस के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको यह बात समझ में आ गई कि बेसिकली इस चैप्टर में क्या चीजें हैं, किन मुद्दों के ऊपर हमें बात करनी है, समझ गए? यानी कि हमें बात करना है कि अर्ली स्टेट्स, अर्ली एम्पायर, अर्ली किंगडम, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ इस बीच में 600 बीसीई के बीच में, वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द फर्स्ट कॉन्सेप्ट या फर्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है। फर्स्ट टॉपिक हमारे सामने द प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। तो दो लोगों के नाम आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक नाम है प्रिंसेप और दूसरा नाम है प्रियदर्शी। ये दोनों ही नाम आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे और क्लास 12th की एनसीईआरटी में तो देखे ही है। लेकिन बेटा जब आप इन दोनों नाम को देखते हो, एक नाम तो है प्रिंसेप और एक नाम है प्रियदर्शी, तो क्या आप इनके बीच में कोई कनेक्शन से बिल्ड कर पाते हैं? क्या देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स? क्या इन दोनों किरदारों के बीच में कोई किसी प्रकार का संबंध है? और क्या
कोई संबंध है, और अगर वो संबंध है तो वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो बेटा आज हम उस सारी चीज को हम समझ लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि ये दोनों जो किरदार हैं, ये दोनों इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं और दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का ही जो टाइम पीरियड रहा वो बहुत ही अलग रहा। जहां हम प्रिंसेप की बात करते हैं, जेम्स प्रिंसेप की बात करते हैं, तो ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे जो इंडिया में अपॉइंट हुए थे। भारत में इनकी नौकरी पर ये रिक्रूट हुए थे, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। अब दूसरा नाम आता है पियदस्सी का। तो बेटा ये पियदस्सी जो है ये कोई और नहीं है, हमारे देश के सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक का ही एक टाइटल था। सम्राट अशोक की एक उपाधि थी जिसे पियदस्सी भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को अपने अभिलेखों में पियदस्सी कहा है। अब दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, जो अब पियदस्सी ने अशोक की बात करें तो अशोक का जो टाइम ड्यूरेशन था वो तो लगभग 269 के अप्रोक्स वो गद्दी पर बैठे थे। 269 बीसीई में 269 बीसीई में अशोक गद्दी पर बैठे। और प्रिंसेप की बात की जाए तो ये तो लगभग 1839 या 1837 के आसपास इंडिया में रहे थे। तो इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन तो बहुत डिफरेंस था, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्शन था। अब दोनों के बीच में कनेक्शन क्या था उसे हमको समझना है। तो बेटा कनेक्शन ये था कि जब ये प्रिंसेप भारत में आए थे तो इन्होंने भारत के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कई प्रकार के एक्सकेवेशन जो इंडिया में हो रहे थे, उन एक्सकेवेशन के जरिए जो प्राचीन भारत में अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस मिले और उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, उस लिपि को डिकोड करने में सफल हुए, सक्सेस हुए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वो व्यक्ति है जिसने भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, सबसे एंशियंट स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को डिकोड कर पाए। इस काम में वो सफलता हासिल कर पाए। और जब इसे डिकोड किया गया तो पता चला कि भारत के अंदर एक बहुत ही महान राजा हुए जिसका नाम क्या था, पियदस्सी, जो अपने आप को पियदस्सी बोलते हैं और उन्हें ही हम अशोक के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन था। अशोक को अगर हम आज बहुत अच्छे से जान पाए, बहुत अच्छे से उनके बारे में स्टडी कर पाए, सम्राट अशोक के बारे में, तो उसका श्रेय बहुत ज्यादा हद तक किसको जाता है, वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। अगर इन्होंने इन स्क्रिप्ट को, इन लिपि को डिकोड नहीं किया होता तो आज हम अच्छे से या पूरे डिटेल में अशोक के बारे में नहीं पढ़ पाते। तो बेटा यहां पे हम देखें सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट भारत के इतिहास में या भारत की एपिग्राफी में। एपिग्राफी का मतलब होता है कि अभिलेखों के ऊपर जो लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है उसको डिकोड करना, उसको समझना, उस साइंस को, उस स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो भारत के अंदर अभिलेख विज्ञान या अभिलेख अध्ययन में एक बहुत ही मोमेंटस डेवलपमेंट हुआ, एक बहुत ही बड़ा विकास हुआ। किस दशक में? 1830 के दशक में, 1830 के दशक में। जब क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था ने भारत की प्राचीनतम लिपियों को डिकोड किया। और ये लिपियां कौन कौन सी है? ये है ब्राह्मी और खरोष्टी, समझिए। और जब इन लिपियों को डिकोड किया गया, जब अलग अलग अभिलेखों पर या सिक्कों के ऊपर जब ये इसको जब डिकोड किया गया तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली, बहुत सारी चीजें पता चली। और सबसे खास बात ये पता चली कि इंडिया में एक महान राजा हुए थे जिनका नाम क्या था? अशोक। समझ गए सभी लोग? तो आप लोग देखें, बोथ स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। ये दोनों जो लिपि थी ब्राह्मी और खरोष्टी, ये भारत के प्राचीनतम अभिलेखों के ऊपर और भारत के प्राचीनतम सिक्कों के ऊपर इन लिपियों में से लिखा गया था। समझिए। तो बेटा ये रोल है जेम्स प्रिंसेप का। और अशोक के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि जब इन अभिलेखों को डिकोड किया गया, जब इन अभिलेखों के ऊपर लिखी गई भाषा को पढ़ा गया, तो फाइनली ये पता चला कि एक राजा हैं जिन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया है, और वो टाइटल है पियदस्सी, यानी पीजेंट टू बी होल्ड, यानी दिखने में बहुत ही प्रिय या दिखने में अच्छी मुखाकृति वाला राजा। तो एक टाइटल एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया, एक राजा के द्वारा दिया गया। और एक दूसरे अभिलेख में उन्होंने अपने आप को अशोक कहा, ठीक है। तो ये पहचान कैसे हुई, बात को समझें कि किसी अभिलेख में एक व्यक्ति या एक राजा अपने आप को क्या बोल रहे हैं? पियदस्सी बोल रहे हैं। और दूसरे अभिलेख में सेम स्क्रिप्ट में सेम तरीके से यही लिखा गया कि वो राजा अपने आप को अशोक बोल रहे हैं। तो ये पहचान हुई कि ये दोनों अभिलेख को लिखने वाला व्यक्ति एक ही है, यानी वही व्यक्ति जो कभी अपने आप को पियदस्सी बोलता है, वही व्यक्ति जो कभी अपने आप को अशोक बोलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब दोनों की लिखावट को समझा, दोनों के तरीके को समझा, स्क्रिप्ट को समझा, और एट द एंड वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये व्यक्ति ये जो ये अपने आप को पियदस्सी बोल रहे हैं, जो अपने आप को अशोक बोल रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में लिखी गई बात है। एट द एंड ये पता चला कि ये जो राजा थे ये भारत के सबसे महानतम राजाओं में से एक, और वो थे कौन? अशोक, सम्राट अशोक। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो कितना महत्वपूर्ण रोल रहा किसका?
प्रिंसेप का। किसके बारे में सारी चीजों को पता लग पाया हमको, वो है पियदस्सी, इट मीन सम्राट अशोक के बारे में। सारी बातें क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द अनदर कॉन्सेप्ट। यहां पर हमारे सामने अगला है कि न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसी के बाद जैसे ही इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया गया, इस भाषा को समझ लिया गया, तो फिर भारत की जो प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास था उसको इन्वेस्टिगेट करने की एक नई कड़ी मिल गई, एक नया तरीका मिल गया। क्योंकि इससे पहले तक जो भारत की प्राचीनतम भाषाएं थी वो तो डिकोड नहीं थी, उनके बारे में उनको कोई पढ़ नहीं पाता था। लेकिन अब क्या है, डिकोड कर लिया गया, तो अब एक नई लिंक मिल गई, एक नया तरीका मिल गया, एक नई डायरेक्शन मिल गई। और इसी के बाद भारत की जो प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास था, जो अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री थी इंडिया की, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, उसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में, यानी 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स के अंदर, इंडिया की जो अर्लीस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, या जो डायनेस्टीज थे, सबसे प्रारंभिक जो साम्राज्य थे, जो राजा थे, बड़े बड़े जो राज्य थे, उनके बारे में एक जनरल या एक मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो पाया इंडिया का। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो लिंक रहा, सबसे बड़ा जो कारण रहा, वो यही रहा कि ब्राह्मी और जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी उसे क्या कर लिया गया, डिकोड कर लिया गया। तो यहां पे आप लोग देखें कि इसी के बाद क्या हुआ, एक नई डायरेक्शन मिली टू इन्वेस्टिगेट अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। भारत के प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नई दिशा मिल गई। और ना सिर्फ इंडिया के बल्कि यूरोपियंस, या ऐसा बोल सकते हैं ना सिर्फ यूरोपियंस बल्कि इंडियंस भी, तो दोनों ही इतिहासकारों ने, दोनों ही स्कॉलर्स ने फिर भारत के कई सारे अभिलेखों को पढ़ा, कई सारे टेक्स्ट को वो पढ़ पाए, रीड कर पाए, क्योंकि अब वो भाषा और वो स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया गया था। Composed in variety of language to reconstruct the lineage of major dynasties that ruled in the subcontinent। तो एट द एंड जब सारे टेक्स्ट पढ़े गए, जब अभिलेखों को स्टडी किया गया, तो फिर पता चल पाया कि भारत में सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया, क्या उनका लीनेज था, क्या डायनेस्टीज थी। और इसका ही ये रिजल्ट निकला कि 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स, यानी 1901, 1920, 1910, 1920 तक ये फाइनली क्लियर हो पाया कि भारत में सबसे प्रारंभिक राजवंश कौन से थे, सबसे पहले शासक कौन से थे, ये इतिहास पूरी तरह से क्लियर हो पाया। द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो अगेन आप लोग के सामने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब इंस्क्रिप्शंस को डिकोड किया जाने लग गया, उनकी भाषा को समझा जाने लग गया, तो फिर फाइनली इंडिया के अर्ली एम्पायर और अर्ली डायनेस्टीज के बारे में पता चला। नाउ मूव ऑन टू द अनदर कॉन्सेप्ट, द अर्लीस्ट स्टेट्स, यानी प्रारंभिक राज्य। तो अभी तो हमने प्रिंसेप और पियदस्सी के बारे में पढ़ लिया, उनके रोल को समझ लिया, और अब हमारे सामने आ रहा है अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज द अर्लीस्ट स्टेट्स, यानी प्रारंभिक राज्य। अब बात करेंगे प्रारंभिक राज्य। और ये जो प्रारंभिक राज्य हैं इंडिया के, इन्हें जनरली 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपद, आप लोगों ने कई बार सुना होगा 16 महाजनपद या 16 महाजनपद। तो बेसिकली भारत के जो सबसे पहले राज्य थे उन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद का मतलब होता है कि एक बड़ा एरिया और जहां पर ज्यादा लोग रहते हो, ठीक है। महाजनपद, जन का मतलब होता है पीपल यानी लोग, और पद का मतलब होता है फूट। तो जिस एरिया में, जिस जगह पर बहुत भारी मात्रा में लोग रहते हो बड़े एरिया के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, महाजनपद। भारत में सबसे पहले जनपद बने, या जनपद से भी पहले जन बने। हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता इंडिया में आई, आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में डेवलप हुई, वैदिक सिविलाइजेशन। और वैदिक सिविलाइजेशन के समय पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी, उन्हें जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जन। वैदिक पीरियड में जो कबीले थे, उन कबीलों को संस्कृत भाषा में जन कहा जाता था वैदिक पीरियड में, ठीक है। वैदिक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन आप देखें तो वैदिक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है 1500 से लेकर 600 BCE का। तो ये जो पीरियड रहा ना बेटा, इसे वैदिक पीरियड कहा जाता है। और इस समय पर जो पॉलिटिकल यूनिट थी, जो राजनीतिक इकाई थी, उन्हें जन कहा जाता था। और वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक पीरियड दो पार्ट में था, पहला ऋग्वैदिक और दूसरा पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक पीरियड में ये जो जन थे, ये जनपद बन गए। ये क्या बन गए, जनपद। और जो पीरियड अब हम पढ़ रहे हैं, जो कि हम बात करें 600 से लेकर 600 CE का, BC से लेकर CE का, तो इस समय पर ये जो जनपद थे ये और ज्यादा एक्सटेंड हुए, और ज्यादा इनका एक्सपांशन हुआ। और ये जो जनपद थे अब ये क्या बन गए, महाजनपद। तो जहां पर स्टार्टिंग में कबीले थे,
उसके बाद वो थोड़े से बड़े बड़े कॉन्फेडरेसी बने, थोड़े से बड़े बड़े संघ बने, और उसके बाद बड़े बड़े स्टेट बने, बड़े बड़े राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा गया। संस्कृत में इस शब्द का मतलब होता है एक बड़ा एरिया जहां पर भारी मात्रा में या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रहती हो, उसे महाजनपद कहा जाता है। इस तरह से इस दौर में इंडिया के अंदर लगभग 16 महाजनपदों का इमरजेंस हुआ। यहां पर आप इस मैप में देख सकते हो कि ये 16 महाजनपद कहां पर थे। मेजरली इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, और जो मिडिल इंडिया है, कुछ कुछ महाजनपद एक या दो हमें साउथ इंडिया में भी देखने को मिलती है। तो जैसे कि कंबोज, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, कुरु, पांचाल, मल्ल, ये सारे के सारे महाजनपद थे। यहां पर उनकी राजधानियों के नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैन या उज्जैनी हुआ करती थी। देन मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी का नाम है राजगीर या राजगिरह, ठीक है। मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी का नाम है कुशीनगर, ठीक है। तो इस तरह से गांधार महाजनपद जो अफगानिस्तान में आती है, जिसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला। तो वी हैव 16 महाजनपद, और आप लोगों को उनकी कैपिटल्स के नाम भी याद रखने हैं। जो इंपोर्टेंट महाजनपद है उनकी राजधानियों के नाम भी यहां पर इस मैप में दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और बेटा ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू दी अनदर। यहां पे जो साउथ में आप लोग देखेंगे, साउथ में जो सबसे एक्सट्रीम महाजनपद थी उसका नाम था अश्मका या अस्मक, जिसकी राजधानी का नाम था पाटन, अश्मक, ठीक है। तो अश्मक सबसे सदर्न महाजनपद थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर सबसे नॉर्थ में देखा जाए, तो नॉर्थ में जो महाजनपद थी उसका नाम था कुरु। कुरु सबसे नॉर्थ में महाजनपद थी, जिसकी राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अर्लीस्ट स्टेट्स हैं, वो तो मैंने आपको बताया, अर्लीस्ट स्टेट्स में 16 महाजनपद। अब अर्लीस्ट स्टेट्स में हम यहाँ पे देखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। और 16 महाजनपदों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले नाम उनके पूछे जाएंगे कि भाई ये 16 महाजनपदों के बारे में आप नाम बताइए। तो सबसे पहले, या नाम बताने से भी पहले, ये जो 16 महाजनपदों का जब इमरजेंस हुआ, 16 महाजनपद वाला जब पीरियड शुरू हुआ, तो इस पीरियड को बेटा इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, ठीक है। इसे क्या माना जाता है? एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक द 16 महाजनपद के अंदर ही टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, यानी प्रारंभिक भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय, ठीक है, टर्निंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर कुछ खास चीजें थी, और खास चीजें थी, दैट्स वाई इंडिया की हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री बहुत ज्यादा इमर्ज हो पाई, बहुत ज्यादा ग्रो कर पाई। तो हम देख लेते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट के पीछे का क्या कारण था। द 6th सेंचुरी बीसी इज ऑफन रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। और उसके पीछे के कारण यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इट इज एन इरा एसोसिएटेड विथ, ये वो पीरियड था जिस समय पर कुछ चीजें देखने को मिली, और वो चीजें थी कि इस समय पर प्रारंभिक राज्य और शहर बने, इस समय पर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन यानी लोहे का उपयोग भारत के अंदर शुरू हुआ, एंड एट द एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, इसी समय पर भारत में सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से इस पीरियड को, 16 महाजनपदों वाले पीरियड को, भारत के प्रारंभिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। इट हैज ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट। इसी के साथ साथ इस समय पर डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट यानी कि विचारों की विविध प्रक्रिया का भी उत्थान हुआ, का भी इमरजेंस हुआ। जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म भी इसी समय पर ग्रो किए, और एक नई आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा, एक नई परंपरा को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमोट किया गया। तो एक नया सिस्टम ऑफ थॉट इंडिया के अंदर डेवलप हुआ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, जिसे हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये सारे कारण हैं, दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसी कारण ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट या अर्ली इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्यों कहलाता है ये पीरियड? क्योंकि इस समय पर भारत में प्रारंभिक राज्य, नगर स्टेब्लिश हुए, इसके अलावा आयरन का यूज शुरू हुआ, कोइनेज शुरू हुआ, और सबसे खास चीज कि एक डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट यानी कि विचारों की एक नई परंपरा का यहाँ पे उदय हुआ, जो जैन और बौद्ध धर्म के रूप में दिखाई देता है। नाउ वी हैव द another point, the list of 16 महाजनपद। इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर 16 महाजनपदों में ही अब हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में, जो 16 महाजनपदों के नाम की सूची है। तो बेटा यहाँ पे एक प्रकार से सोर्स आपसे पूछा जा रहा है कि इन 16 महाजनपदों के नाम की जो लिस्ट है वो आपको कहां से मिलती है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को जो बताए थे जैन और बौद्ध धर्म, क्योंकि उसी समय पर पूरे इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म का काफी ज्यादा बोलबाला था,
काफी ज्यादा प्रमोट हो रहे थे ये दोनों ही धर्म। इसलिए इन 16 महाजनपदों के नाम की जो सूची मिलती है, जो लिस्ट मिलती है, वो भी जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से ही मिलती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक का नाम है भगवती सूत्र और एक का नाम है अभिधम्म निकाय। इन दोनों ग्रंथों के अंदर से हमें इन 16 महाजनपदों के नाम की लिस्ट या सूची मिलती है। ठीक है, अब ये जो दोनों रिलीजियन के जो टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जिनके नाम मैंने आप लोग बताए, भगवती सूत्र और अभिधम्म निकाय, इन दोनों ही ग्रंथों में जो 16 महाजनपदों के नाम की लिस्ट है उसमें कुछ वेरिएशंस दिखाई देते हैं। यानी 16 नामों में कुछ नाम आपको जैन धर्म के ग्रंथ में मिलेंगे, कुछ नाम आपको बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलेंगे और कुछ नाम कॉमन होंगे और कुछ नाम एकदम अलग होंगे। यानी जैन धर्म के ग्रंथ में कुछ नाम है और बौद्ध धर्म के ग्रंथ में कुछ नाम है, उनमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जो नाम जैन धर्म के ग्रंथ में मिलेंगे वो आपको हो सकता है बौद्ध धर्म के ग्रंथों में नहीं मिले, लेकिन 16 नाम आपको मिलेंगे, तो ये एक वेरिएशन दिखाई देता है। अच्छा, अब इन दोनों ही ग्रंथों में जो कॉमन नाम है, ठीक है, जो जैन धर्म के ग्रंथ में भी मिलते हैं और जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में भी मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा जो दोनों के अंदर जो कॉमन है जो महाजनपद, वो ये है, सबसे पहला बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल और गांधार एंड एट द एंड अवंती। ये नाम आपको जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी मिलेंगे और बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसके अंदर भी आपको ये 6 नाम मिलेंगे, यानी ये कॉमन है। इसका मतलब इतिहासकार इसका ये मतलब निकालते हैं कि भाई ये जो महाजनपद थी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद रही होंगी, बहुत ही इंफ्लुएंशियल महाजनपद ये रही होंगी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, क्योंकि ये नाम आपको जैन धर्म के ग्रंथ में मिलेंगे और यही नाम आपको बौद्धिज्म में मिलेंगे, यानी कॉमन है। ठीक है, तो ये आप तो हो गई, ये तो हो गई बात लिस्ट की, इन 16 महाजनपदों के नाम की सूची के सोर्सेस क्या है। नाउ वी हैव द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दीज महाजनपद। अगर हम इन महाजनपदों के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करें, तो बेटा ज्यादातर महाजनपदों में राजाओं का शासन था। ज्यादातर महाजनपदों में कौन रूल कर रहे थे? राजा रूल कर रहे थे। हालांकि कुछ कुछ महाजनपद ऐसी थी जो गण हुआ करते थे। जो क्या हुआ करते थे? गण। अब ये जो गण है या जो गण जो टर्म है, इसका मतलब होता है जहां पर व्यक्तियों का या लोगों के समूहों का शासन हो। एक प्रकार से जिसे हम रिपब्लिक बोल सकते हैं। जैसे रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक जो देश होते हैं, जैसे इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, तो कोई राजा वगैरह रूल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो मंत्री परिषद है, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक प्रकार से उनकी सरकार है, वो रूल कर रही है। तो जब हम रिपब्लिक या गण की बात करते हैं, वहां पे कुछ लोगों के समूहों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और वो कुछ लोगों के जो समूह होते हैं जब वो रूल करते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओलिग्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे महाजनपद थे जिन्हें संघ या गण कहा जाता था, जहां पे लोगों के समूहों के द्वारा पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? यानी लोगों के बीच में पावर शेयर की जाती थी और हर एक व्यक्ति, जैसे एक गण है और उस गण को पर रूल करने के लिए 12 लोग हैं, तो उन 12 लोगों को ही राजा कहा जाता था। ठीक है, हर एक मेंबर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता था? राजा। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे भी थे एग्जाम्पल अगर बात करें तो बज्जी जो महाजनपद थी वो एक गण थी, यानी वहां पर रिपब्लिक रूल चला करता था। तो आप ये एग्ज्यूम कर लो कि भाई वहां पे 12 लोग रूल कर रहे होंगे, तो हर एक 12 जो सदस्य होंगे, हर एक मेंबर को राजा कहा जाता था। तो गण एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा महाजनपद था 16 महाजनपदों में जो गण थे, जहां वहां पर राजा का शासन नहीं था, वहां पर लोग मिलकर रूल करते थे। पावर जो थी, अथॉरिटी जो थी, वो डिवाइड की गई थी लोगों के समूह में। समझ गए? एक प्रकार से हम इन्हें रिपब्लिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिपब्लिक। अब बेटा जो हम जैन और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे कि महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म को स्टार्ट किया, जो बुद्ध धर्म के फाउंडर माने जाते हैं, इन दोनों ही धर्म के महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी, दोनों ही गण से संबंधित थे। वो जहां से बिलोंग करते थे, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वो एक प्रकार से गण थे, यानी कि रिपब्लिक स्टेट थे। जैसे गौतम बुद्ध की बात करें तो वो शाक्य गण से संबंधित थे। किस गण से? शाक्य गण से। और वहीं अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो वो यात्रक गण से संबंधित थे, यात्रक गण। समझ गए सभी लोग? तो जैन और बौद्ध धर्म की भी बात की जाए तो वो भी गण जो स्टेट्स हुआ करते थे, महाजनपद हुआ करते थे, उनसे ही संबंधित थे। इसके अलावा बज्जी गण के बारे में आपने सुना होगा। बज्जी गण में भी जो पावर थी, जो लैंड थी, उन्हें लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और इंडिया का या वर्ल्ड का
सबसे पहला रिपब्लिक माना जाता है बज्जीगण को। बज्जी जो महाजनपद थी वो दुनिया का फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट माना जाता है, ठीक है, पहला गणराज्य माना जाता है। सारी बातें समझ में आ गई। नाउ वी हैव द अनदर पार्ट, ऑल्दो देयर हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफिकल्ट। अब बेटा इन गणों के बारे में जो इतिहास है, ठीक है, इन गणों के बारे में जो इतिहास है इसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाना या इनके जो सोर्सेस है वो बहुत ही कम सोर्सेस हैं, जिससे कि इनके इतिहास को बहुत अच्छे से हम नहीं जान पाते हैं या पता कर पाते हैं। तो इनकी जो इतिहास है इसको ठीक तरह से हम लिंक नहीं कर पाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू द लेक ऑफ सोर्सेस, यानी सोर्सेस की कमी के कारण। लेकिन कुछ ऐसे गण भी थे जो 1000 साल तक अस्तित्व में रहे थे या फिर चल पाए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दी महाजनपदास, महाजनपदों में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है, महाजनपदों के बारे में या महाजनपदों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। हर एक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जैसे आज के समय एक राज्य होते हैं, उस समय पर 16 राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा गया था। आज के समय भी राज्यों में राजधानी है, वैसे ही उन 16 महाजनपदों में भी अपनी अपनी एक कैपिटल सिटी, अपनी अपनी एक राजधानी होती थी, ठीक है। अब बेटा ये जो राजधानी होती थी डेफिनेटली कि वो एक महत्वपूर्ण एरिया है, वहां पे राजा रहते होंगे, राजा के अधिकारी रहते होंगे, तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को सुरक्षित रखा जाता था, फोर्टिफिकेशन किया जाता था, फोर्टिफाइड वॉल बनाई जाती थी, यानी किले नुमा दीवार बनाई जाती थी। और सुरक्षा के लिए डेफिनेटली की सेना की व्यवस्था की गई होगी, और सेना के अलावा बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की गई होगी। तो जो सिस्टम था वो इस तरह से था कि हर एक राज्य की अपनी एक, हर एक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी, और राजधानी में फोर्टिफिकेशन किया जाता था, किलेनुमा दीवारें बनाई जाती थी, किलेनुमा वो शहर होता था, और साथ ही साथ वहां पर सेना की व्यवस्था की जाती थी, और साथ ही साथ कई सारे अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। तो ओवरऑल बहुत डिटेल में तो इसके बारे में नहीं पता है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में महाजनपदों की, लेकिन इतनी जरूर महत्वपूर्ण चीजें हैं कि भाई हर एक महाजनपद की अपनी राजधानी, और राजधानी में बहुत सारी चीजें, जैसे कि राजधानी को फोर्टिफाइड किया जाएगा, प्रारंभिक सेनाओं की व्यवस्था की जाएगी, कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था आपको समझ में आई। नाउ नॉर्म्स, बेटा ये जो दौर आप लोग देख रहे हैं ना, इस समय पर सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, इस समय पर कई प्रकार के सोशल डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, कई प्रकार के सामाजिक बदलाव या विकास भी हो रहे हैं। इसी समय पर कुछ नॉर्म्स यानी कुछ नियम कानून जो समाज से संबंधित होते हैं उनका भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इस दौर में 600 BCE वाले दौर में ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए जो सोशल नॉर्म्स को डिटरमाइन करते थे, जो सामाजिक नियमों को बताते थे। तो इस तरह से इसी दौर में ब्राह्मणों ने कुछ टेक्स्ट लिखे, कुछ ग्रंथ लिखे, जिन्हें ब्रह्म सूत्र के नाम से या धर्म सूत्र या धर्म शास्त्रों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्म सूत्र नहीं, क्या बोलते, धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र के नाम से जो टेक्स्ट हैं वो लिखे गए ब्राह्मणों के द्वारा। और इन टेक्स्ट के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, समाज में रहने वाले जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके लिए नियम कानून निर्धारित किए गए। जैसे कि राजा जो होगा वो हमेशा क्षत्रिय होगा, और राजा को हमेशा शासन करना होगा, तो शासन करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय होना चाहिए, और उसे किस प्रकार से शासन करना है, इस तरह के नॉर्म्स यहाँ पर बताए गए थे। और बाकी अदर जो कम्युनिटी होती है उनके लिए भी सभी प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे इन ग्रंथों के अंदर नॉर्म्स उनके लिए भी बताए गए। जैसे कि वर्ण व्यवस्था आपने सुनी होगी, तो वर्ण व्यवस्था में ये सारी चीजों को हम चैप्टर 3 में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बस ये समझ में आ रहा है कि सोशल सिस्टम में या फिर नॉर्म्स वगैरह जो थे या सोशल कैटेगरीज जो थी वो ब्राह्मणों ने इसी समय पर शुरू कर दी थी, या उन्होंने इस प्रकार के टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिए थे जिन्हें धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सोशल नॉर्म्स के बारे में आपको पता चला। अब आते हैं अपन रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि अगर महाजनपद है, वहां पे सेनाएं बनाई जा रही हैं, वहां पे फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, तो भाई बिना पैसे के तो सारा काम होगा नहीं, राजा को शासन भी करना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेवेन्यू सिस्टम वहां पर चलता होगा, रेवेन्यू की व्यवस्था, राजस्व की व्यवस्था उस समय पर होती होगी। तो थोड़ा सा रेवेन्यू सिस्टम आप सभी जानते हैं, जब हम राजा की सरकार की बात करते हैं तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो पब्लिक से ही आता है, और पब्लिक से पैसा जो आता है वो टैक्स के रूप में या कर के रूप में आता है। तो बेटा रेवेन्यू सिस्टम में आप लोग देखें कि रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम, तो राजा को सलाह दी जाती थी कि वो टैक्स को कलेक्ट करें, ठीक है, करों को संग्रहित करें। किसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, तो जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, इवन जो आर्टिसियंस होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनके ऊपर भी
कर लगाया जाता था। अब यहाँ पे इतिहासकार थोड़े से डाउट में है, थोड़े से कंफ्यूजन में है कि क्या जो पेस्टोरिस्ट लोग होते थे, जो जंगलों में रहने वाले जो लोग होते थे, जो चरावाहे होते थे, जो एनिमल्स ग्रेजिंग का काम करते हैं, जो एनिमल हर्डिंग का काम करते हैं, क्या उन पर भी टैक्स लगाया जाता था? इस बारे में जो इतिहासकार हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन इतिहासकारों का ये जरूर कहना है कि रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए एक तरीका जो राजाओं के द्वारा उस समय पर अपनाया जाता था वो ये था कि अपने नाइबरिंग स्टेट्स के ऊपर हमला कर देना, अपने पड़ोसी राज्य के ऊपर अटैक कर देना और उसे लेजिटिमेट तरीके से अपने साम्राज्य में शामिल कर देना। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका था अपने रेवेन्यू के सोर्सेस को बढ़ाने का। ठीक है, हालांकि इस बारे में अभी इतिहासकार क्या है, कंफ्यूजन की कंडीशन में है कि क्या कोई पेस्टोलिस्ट और जो फॉरेस्ट लोग थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। नाउ वी हैव द आर्मी। महाजनपद काल में सेना की क्या व्यवस्था थी उसको भी समझते हैं। आर्मी ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू हुई। ग्रेजुअली कुछ कुछ राज्यों ने, यानी कुछ जैसे महाजनपद है तो धीरे धीरे कुछ कुछ महाजनपदों ने अपनी अपनी सेनाएं बनाई। जैसे कि जो शक्तिशाली थे, जैसे मगध हो गया, बज्जी हो गया, अवंती हो गया या गांधार महाजनपद हो गए, तो कुछ जो शक्तिशाली महाजनपद थे उन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपनी सेनाओं को बनाना शुरू किया। कुछ महाजनपदों ने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बना ली, यानी अपनी नियमित या स्थायी सेना बना ली। ठीक है, मेंटेनिंग रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, साथ ही साथ कई सारे उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, उनकी नियुक्ति करी। वहीं अगर हम कुछ दूसरे महाजनपदों की बात करें, बड़े बड़े महाजनपदों ने तो एक व्यवस्था अपने यहाँ पे बना ली, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो महाजनपद थे वो इस समय पर भी जो मिलिशिया होती है, यानी जो एक प्रकार से पेड आर्मी बनाई जाती है या फिर जो अस्थायी सेना बनाई जाती है, उससे वो काम अपना चला रहे थे। ठीक है, तो कुछ जो दूसरे राज्य थे वो मिलिशिया रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री, यानी किसानों से ही या फिर नॉर्मल लोगों से ही सेना वो जब जरूरत पड़ती थी तब बना लिया करते थे। तो कुछ राज्यों ने तो अपनी रेगुलर आर्मी बना ली थी, कुछ राज्य अभी परमानेंट आर्मी नहीं बना पाए थे। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे आर्मी की क्या व्यवस्था थी। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक, फर्स्ट अमंग्स द 16 महाजनपद। अब इन 16 महाजनपदों में जो सबसे फर्स्ट महाजनपद थी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अमंग द 16, और इन 16 में सबसे पहली मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण, पहली का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण, और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सी थी? मगध महाजनपद। तो इन 16 में हम मगध की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पूरा जो चैप्टर है वो हमारा मगध के इर्द गिर्द रहेगा, तो हम थोड़ा सा मगध के बारे में देखते हैं। बेटा इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत, जिसने पूरे रीजन को यूनिफाइड करने में सक्सेस जिसे मिली, वो थी आपकी मगध महाजनपद। तो ये मगध महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस समय पर भारत की सबसे शक्तिशाली महाजनपद रही। इस शक्तिशाली महाजनपद के बनने के पीछे के कारण क्या थे, इन कारणों को जो मॉडर्न हिस्टोरियन है वो एक्सप्लेन करते हैं। आधुनिक इतिहासकार इसके पीछे के कारणों को एक्सप्लेन करते हैं और वो बताते हैं कि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था कि ये जो पूरा क्षेत्र था मगध महाजनपद का, ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि गंगा और यमुना के मैदान होने के कारण यहाँ पे फर्टाइल सोइल पाई जाती थी, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी थी। तो ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था, इस कारण से वेलफेयर था, इस कारण से संपन्नता थी। ठीक है, देन आप लोग देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में झारखंड और बिहार वाला क्षेत्र आता है, तो वहां पर आयरन के, लोहे के जो माइंस हैं, जो खदानें हैं, वो मिल गई थी, उनकी डिस्कवरी हो गई थी, जिस कारण से यहाँ के लोग इजीली, उनको आयरन अवेलेबल था और आयरन अवेलेबिलिटी की वजह से वो इजीली वेपन्स बना सकते थे, टूल्स बना सकते थे, और इस कारण से वो आर्मी सेना में अपने आपको बहुत इजीली डोमिनेट कर पाते थे। एंड देन यहाँ पर जो जंगल थे, मगध के एरिया में आसपास जो जंगल थे, वहां पर एलिफेंट्स की अवेलेबिलिटी थी, हाथी भारी मात्रा में उपस्थित थे, और हाथियों का यूज सेना में सबसे पहले मगध ने ही किया, और सेना में, आर्मी में हाथी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। एंड देन आप लोग देख रहे हैं कि कई सारी नदियां इस पूरे रीजन में, मगध वाले रीजन में गंगा और यमुना की कई सारी सहायक नदियां हैं, और दैट्स वाई नदियों की अवेलेबिलिटी के कारण, नदियों की जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस के कारण जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही सस्ता था, बहुत ही सरल था, और आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता था बहुत ही सस्ते तरीके से। तो ये कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं मॉडर्न हिस्टोरियंस के द्वारा, जो इस महाजनपद के शक्तिशाली बनने के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक है। हालांकि कुछ जो हमारे प्रारंभिक जैन और बौद्ध धर्म के टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि इस महाजनपद के शक्तिशाली बनने के पीछे का मुख्य कारण जो था कि यहाँ पे जो रूलर्स थे, यहाँ पे जो शासक थे, वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड थे, बहुत ही ज्यादा क्या थे,
एकदम जो पॉलिसीज को बहुत ही रथलेसली इंप्लीमेंट करते थे, बहुत ही मजबूती के साथ नीतियों को लागू करने वाले डिटरमाइंड रूलर्स थे, दृढ़ निश्चयी शासक थे। और उनकी जो पॉलिसीज थी वो बनाई जाती थी उनके मिनिस्टर्स के द्वारा, उनके मंत्रियों पुरोहितों के द्वारा। तो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि जो एम्बिशियस किंग्स थे, जो डिटरमाइंड रूलर्स थे, जिनकी पॉलिसीज बनाने के लिए पुरोहित या प्रीस्ट हुआ करते थे, और ये बहुत ही मजबूती के साथ इन नीतियों को अपने राज्य में लागू करते थे। तो ये भी कारण बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। इन राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महापद्मनंद, इस तरह के कुछ राजा हैं, अजातशत्रु, इस तरह के कुछ राजा हैं जिनके नाम इतिहासकारों के द्वारा बताए जाते हैं। नाउ तो ये बेटा ये तो हमने देख लिया कि महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनने के पीछे के क्या कारण मॉडर्न हिस्टोरियंस बताते हैं। अब इन सब के अलावा एक और चीज है जो हमें यहां पर पढ़नी है, दैट इज फोर्टिफाइड कैपिटल। यानी मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना, उसके पीछे तो कई रीजन हो गए, लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज थी कि यहाँ की जो राजधानी थी, यहाँ की जो कैपिटल थी, जिसका नाम क्या है, राजगिरी। और अगर राजगिरी शब्द की बात करें तो इस शब्द का मतलब ही होता है हाउस ऑफ द किंग। राजगिरी यानी राजा का घर। तो इस शब्द का, इस वर्ड का मीनिंग ही क्या है, द हाउस ऑफ किंग, हाउस ऑफ द किंग। सो इनिशियली राजगिरा वाज द कैपिटल ऑफ मगध। प्रारंभ में तो मगध की राजधानी राजगिरा थी, हालांकि बाद में मगध की राजधानी जो थी वो पटना बनी थी। पटना जिसे पाटलिपुत्र इनिशियल लेवल पर नाम था उसका, उसमें भी अगर हम पाटलिपुत्र की भी अगर इतिहास पर जाएं तो पहले उसका नाम पाटलीग्राम हुआ करता था, बाद में वो पाटलिपुत्र बना, और आज के समय उसे पटना कहा जाता है। लेकिन सबसे पहली या इनिशियल कैपिटल क्या थी, राजगिरा। और राजगिरा शब्द का मतलब ही होता है हाउस ऑफ द किंग, ठीक है, राजा का घर। राजगिरा की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो बहुत ही ज्यादा टैक्टिक, बहुत ही ज्यादा रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा सुरक्षित ये जगह थी, क्योंकि चारों तरफ इसके आसपास पहाड़ी वाला एरिया था। तो ये पूरी तरह से फोर्टिफाइड, अपने आप में नेचुरली, ज्योग्राफिकली ये बहुत ही प्रोटेक्टेड थी। कौन सी जगह, राजगिरी। तो इसकी जो राजधानी थी राजगिरा बहुत ही ज्यादा फोर्टिफाइड थी, हिल्स से कवर्ड थी चारों दिशाओं में। और चौथी शताब्दी के आसपास मगध के राजाओं ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र भी एक महत्वपूर्ण, अगर हम देखें, पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, पटना जो है गंगा नदी के तट पर है, तो यहां पर इजीली कम्युनिकेशन और ट्रेड सेंटर के रूप में इसे माना जाता था, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया अर्ली या फर्स्ट अमंग्स द 16 महाजनपदों में मगध की बात कर ली। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक, एन अर्ली एम्पायर। अब हम इस मगध महाजनपद में या फिर भारत में बनने वाले प्रारंभिक साम्राज्य की बात करेंगे, सबसे अर्ली एम्पायर की बात करेंगे। और अर्ली एम्पायर यानी प्रारंभिक साम्राज्य में आप सभी जानते हो 16 महाजनपदों में हमने मगध को सबसे शक्तिशाली देखा। और मगध महाजनपद में कई सारे डायनेस्टीज ने रूल किया, कई सारे साम्राज्य बने, कई सारे वंश आए। और उन वंशों में सबसे शक्तिशाली वंश जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को या सारी महाजनपदों को यूनिफाइड कर पाया, तो वो वंश था मौर्य वंश। मगध के शक्तिशाली बनने के साथ साथ जो एक नया और सबसे मजबूत वंश उभर कर सामने आया वो था आपका मौर्य वंश। तो यहां पर हम बात करेंगे द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमरजेंस ऑफ मौर्य एम्पायर। मगध के शक्तिशाली बनने के साथ साथ मौर्य वंश भी शक्तिशाली हुआ, और मौर्य वंश इंडिया का सबसे पहला और मजबूत वंश उभर कर सामने आया। बेटा, इस मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आप लोगों ने कई सारी कहानियां सुनी होगी चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके जो टीचर थे, उनके जो गुरु थे, चाणक्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं अराउंड 321 ईसा पूर्व में। 321 बीसी के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना करी, और अपना जो नियंत्रण था वो उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो प्रोविंस होते हैं वहां से लेकर पूरा का पूरा जो सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया था वहां तक अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को डेवलप किया। और इन्हीं के बाद इनके बेटे बिंदुसार का शासन हुआ, और बिंदुसार के बाद आते हैं इनके पोते रूल करने, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जिसका नाम था क्या, अशोक। तो जब हम अशोक की बात करते हैं, जब अशोका का रूल होता है, तो मगध साम्राज्य का इन्फ्लुएंस जो उत्तर पश्चिम बलूचिस्तान और पाकिस्तान तक था, से लेकर ईस्ट में, पूर्व में जो कलिंग राज्य आता है वहां तक हो जाता है। यानी अशोक इस साम्राज्य को या इस वंश के एम्पायर को और ज्यादा एक्सपांड करते हुए पूर्व में कलिंग तक पहुंचा देते हैं। और इनके समय पर कलिंग
जो कि उड़ीसा में ये जगह आती है, वहां तक मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का रूल डेवलप हो जाता है। किसके जमाने में, किसके समय पर? अशोक के समय पर। तो अशोक इस मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक निकल कर या उभर कर सामने आता है। तो सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। यहां पर हम बात करेंगे सबसे प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में, सबसे प्रारंभिक एम्पायर के बारे में, और उस एम्पायर में हम बात करेंगे एक वंश जिसका नाम क्या है? मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। तो हम इसे मौर्यन एम्पायर भी बोल सकते हैं या मौर्य वंश भी बोल सकते हैं, जिसको अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम सोर्सेस की बात करेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यंस, हमें मौर्यंस के बारे में जानकारी कैसे मिली, मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो इतिहासकारों को किस प्रकार के सोर्सेस के जरिए इस वंश के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, इस वंश के जो राजा थे उनके बारे में जानकारी हमें निकलकर सामने आई। तो थोड़ा सा हम सोर्सेस को समझ लेते हैं। हिस्ट्रीज have used a variety of sources to reconstruct the history of Mauryan Empire। तो इतिहासकार कई प्रकार के सोर्सेस, वेराइटी ऑफ सोर्सेस भी है, इतिहासकारों के पास अलग अलग प्रकार के स्रोत हैं, अलग अलग प्रकार के सोर्सेस हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो बेटा जनरली तो आप सोर्सेस को दो कैटेगरी में बांट देते हो, एक होता है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा होता है रिटन सोर्स यानी लिटरेरी सोर्सेस। तो हम सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस की बात कर लेते हैं, किस प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर एक यूनानी राजदूत उनके साम्राज्य में, उनके एम्पायर में आया था, जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो सबसे पहले एक हम यूनानी राजदूत की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सब इनके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है इंडिका। यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में इंडिका लिखी गई। देन आप लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ही एक महत्वपूर्ण एडवाइजर, उनके एक महत्वपूर्ण शिक्षक, उनके एक महत्वपूर्ण मिनिस्टर, एक मंत्री जिनका नाम था चाणक्य, उनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, जो कि मौर्यों की जानकारी की, मौर्यों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इसके अलावा इसी समय पर जैन और बौद्ध धर्म थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उन्होंने जैनिज्म को एडॉप्ट किया था, अपनाया था। अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया था। तो यहाँ पे जो राजा थे वो जैन और बौद्ध धर्म को प्रमोट करते थे, उनको संरक्षण देते थे। तो इनिशियल जो जैन और बुद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए उनसे भी हमें इस वंश के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो पौराणिक लिटरेचर था यानी पुराणों की जो रचना की गई उनसे हमें जानकारी मिलती है। और फिर इसके अलावा जो संस्कृत के साहित्य लिखे गए, संस्कृत का जो साहित्य लिखा गया उससे भी बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती है। सो दीज ऑल दीज वर द लिटरेरी सोर्स, ये सारे के सारे आपके साहित्यिक स्रोत हैं। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे। बेटा ये सारे के सारे जो लिटरेरी सोर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस अबाउट द मौर्यन हिस्ट्री। मौर्य इतिहास को, मौर्यों के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स मौर्यों के इतिहास को जानने का वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। और वो पुरातात्विक स्रोत जो है वो जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, उनके पिलर्स या फिर नेचुरल जो स्टोन्स होते हैं उन पर पुताई करके या उन पर कार्विंग करके जो लिखा गया था वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण सोर्स माने जाते हैं। और आप सभी जानते हैं इस प्रकार से इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों पर बनवाए गए थे वो बनवाए थे सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक के द्वारा जो पत्थरों पर, जो पिलर्स पर लिखा गया था, जो कार्विंग की गई थी, जो उकेरा गया था, जिन्हें हम अभिलेख बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, वो मौर्यों के इतिहास को जानने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। हालांकि लिटरेरी सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज वर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और उसमें भी अभिलेख जो अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, सो नाउ वी हैव द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका ऑन रॉक्स एंड पिलर्स ऑफन रिगार्डेड अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज। अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनवाए गए, लिखे गए, वो सबसे वैल्यूएबल सोर्सेज माने जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि अशोक भारत का पहला राजा था जिसने अभिलेख बनवाने की, अभिलेख को लिखवाने की प्रथा शुरू करी। इसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा, अपनी जनता और अपने जो अधिकारी थे, अपने ऑफिसर्स जो थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको आदेश दिए, उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए। इसके अलावा अशोक ने अपने अभिलेखों पर एक संदेश लिखवाया जिसे धम्म कहा जाता है। तो अशोक ने अपने अभिलेखों पर धम्म का एक संदेश लिखवाया जिससे कि उसकी जो जनता है उन नियमों का पालन करे, जो धम्म के नियम है जो अशोक ने अपने इस धम्म के अंदर बताए हैं। बेटा धम्म के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए थे जो बहुत ही नैतिक, बहुत ही मौलिक, बहुत ही सार्वभौमिक होते हैं, यानी नेचुरली अगर देखा जाए या वाइड लेवल पर देखा जाए तो मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत ही नैतिक सिद्धांत होते हैं धम्म में।
तो क्या होते हैं अगर हमें उनकी बात करें तो इसमें बताया जाता है कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, यानी बड़ों का सम्मान करना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का सम्मान करना। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, ठीक है, हु द पीपल हु लेफ्ट वर्ल्डली लाइफ, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, इसका मतलब एक प्रकार से हो गए हैं सेंट्स, जो संत वगैरह होते हैं उनका सम्मान करना, उनके प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना। देन जो अदर रिलीजन है, जो रिलीजन है या फिर जो अदर ट्रेडिशन है जिनको हम नहीं मानते, यानी अपने धर्म का तो हम सम्मान करते ही हैं, लेकिन हमारे अलावा जो दूसरे धर्म है उनका सम्मान करना, उनका आदर करना। अपनों से छोटे, समझ गए, अपनों से छोटे जो दास हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो स्लेव्स हैं, उनके प्रति एक काइंड नेचर रखना, उनके प्रति बहुत ही दयालु पूर्ण व्यवहार रखना, ठीक है। एनिमल्स के प्रति, जो जानवर है उनके प्रति दयालु पूर्ण व्यवहार रखना, ये कुछ नियम, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सार्वभौमिक है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है। ऐसे प्रिंसिपल्स को अशोक ने कंपाइल किया अपने धम्म के अंदर, और इन्हें ही कहा जाता है धम्म। धम्म में ये नियम बताए गए हैं अशोक के द्वारा कि अपने बड़ों का, अपने संतों का, साधुओं का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। इनके अलावा यहां पर बताया गया कि जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया उनके प्रति आदर रखना चाहिए। अपने से छोटे जो होते हैं, जो दास होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं, उनके प्रति दयालु व्यवहार रखना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स को कंबाइंड रूप से धम्म कहा जाता है, जो अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखवाए। बेटा यहाँ पे आप एक मैप देख रहे हैं और इस मैप के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इस मैप में अशोक के द्वारा जो अलग अलग एरिया में अभिलेख बनवाए गए, चाहे वो स्टोन पिलर्स, स्टोन इंस्क्रिप्शन हो, पिलर इंस्क्रिप्शन हो या क्या केव इंस्क्रिप्शन हो, उसमें भी कुछ अशोक के बहुत मेजर इंस्क्रिप्शन है, जैसे 14 मेजर इंस्क्रिप्शन है, कुछ उसके पिलर इंस्क्रिप्शन है, कुछ उसके छोटे अभिलेख हैं। तो वो सारे इंस्क्रिप्शन जो अशोक ने बनवाए वो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, और यहां पर से भी आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन इस मैप से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का कोई एक, जहां पर अशोक का मेजर इंस्क्रिप्शन है, बड़ा या बृहद शिलालेख है, उसको मैप में आइडेंटिफाई करें। तो बेटा यहाँ पे जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वहां पर से अशोक के हमें मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन मिले, जैसे कांधार हो गया, मनसेहरा हो गया, शहबाज गढ़ी, ये पाकिस्तान में आती है दोनों जगह, मनसेहरा और शहबाज गढ़ी, और कांधार अफगानिस्तान में आता है। देन कालसी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें जाऊगोड़ा, जाऊगोड़ा उड़ीसा में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, गिरनार गुजरात में है, ठीक है। यहां से कुछ जगहों से हमें क्या मिले, अशोक के बृहद शिलालेख मिले। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की कोई दो लोकेशन को आप आइडेंटिफाई करें जहां से अशोक के बृहद शिलालेख मिले। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। अब अशोक ने अभिलेख तो बनवाए, लेकिन अभिलेख पे उसने कुछ लिखा है, और जो लिखा है तो उसने कोई भाषा यूज करी होगी, कोई स्क्रिप्ट यूज करी होगी। तो अशोक के अभिलेखों पर जो भाषा थी, अशोक के अभिलेखों पर जो स्क्रिप्ट थी, अब हम उसकी बात करेंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में जो भाषा अपनाई, बेटा वो भाषा थी एक तो प्राकृत, एक तो उसने प्राकृत भाषा अपनाई, और एक भाषा जो उसने अपनाई वो थी ग्रीक या अरेमाइक, ठीक है। तो दो भाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो अशोक ने अपने अभिलेख में, जैसे अपने धम्म का उसने मैसेज लिखा, अपने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिया, तो जो बात उसने बोली है वो लिखी गई है, और वो लिखी गई है किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। अब जब आप भाषा की बात करते हो तो जब बोलते हो तो वो भाषा होती है, लेकिन जब लिखते हो तो उसे स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो अब प्राकृत भाषा को लिखते हो तो किस स्क्रिप्ट में लिखते हो? प्राकृत भाषा को जब लिखते हो तो जो स्क्रिप्ट होती है उसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और अरेमाइक भाषा या फिर ग्रीक भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट होती है ना बेटा, वो होती है खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो अशोक ने जो अपने अधिकतर अभिलेख लिखे हैं, अधिकतर जो अभिलेख बनवाए हैं वो किस भाषा में बनवाए हैं, किस भाषा में लिखे हैं? तो प्राकृत लैंग्वेज में। लैंग्वेज पहली क्लियर होगी बात कि मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज। भारत में जितने भी अभिलेख मिले वो प्राकृत भाषा में अशोक ने लिखवाए, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं कि भाई दोस्त इन द नॉर्थ वेस्ट, जो भारत के उत्तर पश्चिम में, जैसे मनसेहरा, शहबाज गढ़ी, कांधार, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वहां पर जो अशोक के अभिलेख मिले हैं बेटा, उनकी जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो है ग्रीक या फिर अरेमाइक। आपने क्लास 11th के अंदर जब आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी, तो मेसोपोटामिया की जब आपने सभ्यता पढ़ी थी तो मैंने आपको शायद 11th में पढ़ाया होगा, 11th के बच्चों को मैंने पढ़ाया है
कि अरेमाइक जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की सबसे आखिरी लैंग्वेज उस सिविलाइजेशन में डेवलप हुई थी, और ये जो अरेमाइक भाषा थी ये लंबे समय तक वहां पर चलती रही, और वो धीरे धीरे मेसोपोटामिया से अफगानिस्तान वाले रीजन में भी अरेमाइक भाषा चलने लगी। तो अरेमाइक, और अशोक ने भी अपना एक अभिलेख अभी अरेमाइक भाषा में बनवाया, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग उस भाषा को जानते थे। अब बात आती है स्क्रिप्ट की, तो अधिकतर जो प्राकृत भाषा के अभिलेख थे वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए, और जो अभिलेख उत्तर पश्चिम में अशोक ने ग्रीक और अरेमाइक भाषा में लिखवाए थे उनकी जो स्क्रिप्ट होती है बेटा वो खरोष्ठी होती है। क्या होती है? खरोष्ठी। ऐसे याद रखो, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है ये अभिलेख, तो पाकिस्तान एक प्रकार से थोड़ा सा बोल सकते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खड़ूस देश रहा है, तो वहां पर जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी? खरोष्ठी। याद करने में ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए, तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अशोक के अभिलेखों की आप लोगों को क्लियर होगी बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं बेटा। अब नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, ठीक है। महाजनपदों के एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ऑलरेडी समझ लिया है, महाजनपद ऑलरेडी सारे महाजनपदों का प्रशासन, लेकिन अब हम सिर्फ मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार से प्रशासन होता था, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के लिए भी सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की यानी कैपिटल्स की बात कर लें। क्या कोई प्रांत थे, और अगर प्रांत थे तो उनके सेंटर्स क्या थे, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो जब हम किसी भी प्रशासन की बात करते हैं तो पहले हम सेंटर को देखते हैं। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे इस साम्राज्य में, जिनमें एक तो पूरे साम्राज्य की राजधानी यानी पाटलिपुत्र, और बाकी के जो प्रांतों की राजधानियां थी वो महत्वपूर्ण थे। तो यहां पर बात बोली जा रही है कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे इन द एम्पायर, द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर। और प्रोविंशियल सेंटर्स में नाम आता है किसका? तक्षशिला, जो आपका उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आता, तक्षशिला महाजनपद, गांधार महाजनपद की राजधानी। देन उज्जैनी, जो अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैनी। तोसाली, जो कलिंग या फिर कलिंग जो महाजनपद या फिर जो उड़ीसा वाली जो महाजनपद है वहां पर उसकी राजधानी। एंड स्वर्णगिरी, ये साउथ में आती है जगह। स्वर्णगिरी कहां पर आती है? साउथ में। तो बेटा ये प्रोविंशियल सेंटर्स थे, और एक आपका हो गया राजधानी जो पूरे साम्राज्य की राजधानी थी। ऑल मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन, इन सभी के नाम हमें अशोक के अभिलेख में देखने को मिलते हैं। ऑल दी नेम्स मेंशन इन दी अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोक के अभिलेखों में इन सभी केंद्रों के नाम लिखे गए हैं, वहां से हमें इन सारे सेंटर्स के नाम मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें कि डेफिनेटली अगर अशोक के अभिलेखों में इनके नाम मिलते हैं, और इन जगहों से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वहां पर उन अभिलेखों को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि हर एक जगह से जो अशोक का अभिलेख मिला है उसका जो कंटेंट है वो लगभग सिमिलियर है। यानी जो अभिलेख अशोक का तक्षशिला में मिला, जो उज्जैन में मिला, जो तोसाली और स्वर्णगिरी में मिला, उनमें एक ही जैसी बात बोली गई थी, उनमें एक ही जैसी बातों को लिखा गया था अशोक के द्वारा। तो यहाँ पर इतिहासकार अब इस एविडेंस को किस तरह से देखते हैं वो अब हमें समझना है, ठीक है। इस एविडेंस को यानी इन जगहों से जो अभिलेख मिले और उसमें जो कंटेंट लिखा गया था, जो बातें उन अभिलेखों में लिखी गई थी वो लगभग सिमिलियर थी, वो लगभग एक जैसी थी। तो इसको इतिहासकार किस तरह से देखते हैं बेटा? यहाँ पे इतिहासकारों का एक पॉइंट आ जाता है, वॉज देयर अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? क्या अशोक के या मौर्य साम्राज्य में जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, क्या वहां पर एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी? क्या वहां पर एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था? यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इतिहासकारों ने इस गुत्थी को, इस पहेली को सुलझाने के लिए इस पहेली को किस तरह से सुलझाया वो हमको देखना है। क्योंकि बेटा आप लोग यहां पर देखें, ये जो जगह है तक्षशिला अब पाकिस्तान में कहां पर आता है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान। उज्जैन मध्य भारत में आता है, मध्य प्रदेश में जगह आती। तोसाली उड़ीसा में आता है, और स्वर्णगिरी साउथ इंडिया में आता है। इतना वास्ट एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य, विशाल साम्राज्य जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया से लेकर उड़ीसा के कोस्टल एरिया तक फैला हुआ है। तो क्या इतने बड़े साम्राज्य में आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले लगभग 2-2.5 हजार साल पहले क्या एक जैसा साम्राज्य, एक जैसा प्रशासन रन हो पाता होगा? लेकिन यहां पर जब आप देखते हो ज्योग्राफिकल जो लैंडस्केप को देखते हो, जब आप भौगोलिक चीजों को देखते हो तो देखेंगे आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, एकदम डिफरेंस। जहां कहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डेजर्ट एरिया, कहां उड़ीसा का कोस्टल एरिया, तो जियोग्राफिकल जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो इस बेसिस पर इतिहासकारों का ये कहना है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक या सही नहीं लगता है। सिंपली हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक जैसा प्रशासन होता होगा या बहुत अच्छा प्रशासन या सेम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इस पॉइंट से नहीं है क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। कहाँ तो
पाकिस्तान अफगानिस्तान का डेजर्ट एरिया और कहां पर उड़ीसा का कोस्टल एरिया। तो इन चीजों की वजह से इतिहासकारों का यह कहना है कि यहाँ पे एक जैसा प्रशासन तो नहीं रहा होगा किसी भी हालत में। इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, जब इन अभिलेखों के कंटेंट को देखा गया तो ये पाया गया कि सभी अभिलेखों में एक जैसा मैसेज लिखा गया। तो क्या सभी जगहों पर एक जैसा प्रशासन चलता होगा? तो यहां पर इसको लेकर ये बताया गया कि नहीं भाई, एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ठीक है, फ्रॉम द प्रेजेंट डे, वर्तमान पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक का ये जो पूरा एम्पायर है, कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव had a uniform एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंपली आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज को क्या बोलते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि जो प्रांतों के केंद्र थे वहां पर एक बहुत ही ज्यादा सही तरह से साम्राज्य का प्रशासन चलता होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर होगा। कहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, जो प्रांतों की केंद्र थे, उनके आसपास बहुत अच्छा साम्राज्य होगा, लेकिन पूरे एरिया में सेम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना तो इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। ठीक है, नाउ वी हैव द अनदर वन, दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। अब बात करते हैं कि ये जो सेंटर चूज किए गए थे, जैसे हमने 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स देखे, जिसमें उज्जैनी है, जिसमें तोसाली है, जिसमें स्वर्णगिरी है, ठीक है, जिसमें पाटलिपुत्र या पटना है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स चूज किए गए थे बेटा, ये बहुत ही ज्यादा केयरफुली चूज किए गए थे, बहुत ही सोच विचार करके ये केंद्र बनाए गए, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे थे जो लंबे लंबे व्यापार के रास्तों पर आते थे। ठीक है, कुछ नदियों के किनारों पर थे जहां से व्यापार बहुत अच्छे से होता था, लॉन्ग जो लैंड रूट है उस पर सिचुएटेड थे। तो इनका जो निर्धारण किया गया था वो बहुत ही सोच विचार करके किया गया था। इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था ये साधारणतः ये बोला जा सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था हर जगह पर एक जैसी तो नहीं होगी, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्र थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। जैसे कि कैपिटल हो गया, या फिर कैपिटल मतलब पाटलिपुत्र, और जो प्रांतों के केंद्र थे वहां पर। ठीक है, तीस सेंटर्स पर केयरफुली चूजन, इन केंद्रों को बहुत ही केयरफुली चूज किया गया था, जो मैं अभी आपको बता रहा था। और वो कैसे पता चलता है? जैसे कि आप जब तक्षशिला और उज्जैन को देखते हो, जब तक्षशिला और उज्जैन को देखते हो तो बेटा ये लंबे जो लैंड रूट्स थे, लंबे लंबे जो जमीनी मार्ग थे, लंबे लंबे प्राचीनतम जो जमीनी मार्ग थे, जिन्हें हम उत्तरापथ और दक्षिणापथ बोलते हैं जनरली, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। तो ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ पर सिचुएटेड थे। ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सेंटर्स चूज किए गए थे वो केयरफुली चूज किया गया था। जैसे कि उज्जैन और तक्षशिला सिचुएटेड ऑन इंपोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट, लंबी दूरी के व्यापार के रास्ते पर ये शहर थे, जिन्हें उत्तरापथ और दक्षिणापथ कहा जाता है। इसके अलावा स्वर्णगिरी की बात करें तो स्वर्णगिरी के बारे में ये माना जाता है कि ये साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक के अंदर, वहां पर ये शहर था जहां पे सोने की खदानें थी, क्योंकि शब्द का मतलब ही होता है स्वर्णगिरी, यानी माउंटेन ऑफ द गोल्ड, सोने की पहाड़ी। ठीक है, तो आप लोग देखें, पॉसिबली इंपोर्टेंट फॉर टेपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। ये माना जाता है कि ये वो जगह होगी जहां पे गोल्ड माइंस थी, जहां पे सोने की खदानें थी, जहां से सोना निकाला जाता था। नाउ वी हैव दी अनदर कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम इन दी एम्पायर, साम्राज्य के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, साम्राज्य के अंदर जो संचार व्यवस्था थी उसकी बात की जाए। देखिए, साम्राज्य को रन करने के लिए, एम्पायर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो काफी सही तरीके से चला करता था। लोग लंबी लंबी ट्रेवलिंग किया करते थे, लंबी लंबी यात्राएं करते थे, और ये ट्रेवलिंग जमीनी मार्ग से तो होती ही थी, साथ ही साथ जो रिवराइन रूट्स थे, नदियों के जो रास्ते थे, उससे भी होती थी। तो अगर हम थोड़ा सा लैंड रूट्स की बात करें, लंबे लंबे व्यापारिक रास्ते हैं, उन पर कई सारे लोग ट्रेवल करते थे, कई सारे व्यापारी ट्रेवल करते थे, बहुत सारी चीजों को लेकर वो ट्रेवल किया करते थे। तो डेफिनेटली अगर जो यात्राएं हैं, जैसे मान लो कि किसी को किसी राज्य से केंद्र तक जाना है, कैपिटल तक जाना है, या फिर मान लो पाटलिपुत्र ही जाना है, या फिर किसी राज्य के केंद्र तक जाना है, तो लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। और ये यात्राएं कभी कभी तो कई हफ्तों तक, सप्ताह तक, वीक्स तक, मंथ तक चला करती थी, कई कई दिनों की ये यात्राएं होती थी। और डेफिनेटली कि अगर इतनी लंबी ट्रेवलिंग करनी है तो रास्ते में सिक्योरिटी चाहिए, रास्ते में फूड अवेलेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उस समय पर जो यात्रा होती थी वो एनिमल्स के द्वारा की जाती थी, बैलगाड़ी है या फिर घोड़ा गाड़ी है, या डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी मीडियम्स थे। तो ऐसे में एनिमल्स की फीडिंग के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए थी, और रास्ते में जैसे डकैत वगैरह हो गए, रोबर्स हो गए, बैंडिट्स हो गए, उनसे बचने के लिए सिक्योरिटी भी चाहिए। तो जो प्रशासन था
जो सेना थी डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती होगी यहाँ पर, और सिक्योरिटी वगैरह जो हो गई है, फूडिंग वगैरह की जो फैसिलिटी हो गई है, वो सारी चीजें यहाँ पर मुहैया कराई जाती होगी जो लोग यहाँ पर ट्रेवल करते थे एक्सटेंसिव। समझ गए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स, दोनों प्रकार से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, वॉज विटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर, जो कि साम्राज्य के बने रहने के लिए बहुत जरूरी था। साम्राज्य के बने रहने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था और वो यहाँ पर होता था। जर्नीस फ्रॉम सेंटर टू द प्रोविंस, अगर किसी को केंद्र से राज्य या राज्य से केंद्र तक जाना है तो उसे बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, कई कई दिनों तक, महीनों तक यात्राएं चलती थी। दिस मीन्ट अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वर ऑन द मूव, तो जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा, उनके लिए खाना, उनके एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग वगैरह, ये सारी व्यवस्था बहुत जरूरी थी। इट इज ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग, और इसी वजह से आर्मी का बड़ा रोल था इन सारी चीजों की व्यवस्था करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा, अब आर्मी की बात आई तो आर्मी के प्रशासन को समझ लेते हैं, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में आर्मी के बारे में, आर्मी की व्यवस्था के बारे में, आर्मी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो मेगास्थनीज के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया इंडिका, उसमें कुछ बातों को बताया गया है। तो मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका में बताया गया है कि सेना के प्रशासन के लिए, सेना की व्यवस्था के लिए एक समिति थी, और उस समिति के अंदर 6 उप समितियां हुआ करती थी जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करती थी। तो ये जो 6 उप समितियां हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है पहली उपसमिति जो नौसेना का यानी जल सेना के काम को संभालती थी। ठीक है, नौसेना के काम को संभालती थी। दूसरी जो उपसमिति थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो लैंड जो मैनेज करा करती थी, ट्रांसपोर्ट एंड फूड, यानी जो सेना यात्रा कर रही है, जो सेना या जो लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जो आर्मी ट्रेवल कर रही है, लंबे लंबे रास्तों पर जा रही है, तो उनके लिए फूड वगैरह अवेलेबल करवाना, उनके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था कर पाना, उनके जो एनिमल्स है उनके लिए घास फूस की व्यवस्था कर पाना, सैनिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, ये समिति ये सारा काम संभालती थी, ट्रांसपोर्ट एंड फूड। ठीक है, एंड देन अगर जो तीसरी समिति थी वो एसोसिएटेड थी फूड सोल्जर्स के लिए, जो पैदल सेना थी उनसे संबंधित। देन चौथी समिति का काम था कि जो घुड़सवार सेना है उसकी व्यवस्था करना। पांचवी समिति चेरियोट्स यानी जो रथ सेना है उसकी व्यवस्था को देखती थी। और छठी समिति जो थी वो एलिफेंट फोर्स को संभालती थी, यानी हाथियों की जो सेना उसको संभालने का काम करती थी। नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट, अशोका ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर। अब बात आती है कि अशोक अपने साम्राज्य को यूनिफाइड करने की कोशिश में लगा हुआ था। अशोक अपने साम्राज्य को यूनिफाइड करना चाहता था, मजबूत करना चाहता था, और इस काम को करने के लिए उसने जो तरीका अपनाया था वो अभिलेख थे, और अभिलेख में भी उसने जो मैसेज लिखवाया था वो था धम्म। तो अशोक अपने धम्म के सिद्धांत के जरिए अपने साम्राज्य को यूनिफाइड या होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। समझ गए कैसे? तो वो मैंने आपको बताया, धम्म के सिद्धांत के द्वारा। क्योंकि अगर सभी लोग एक प्रिंसिपल को मानेंगे, एक सिद्धांत को मानेंगे, एक नियम को मानेंगे, तो डेफिनेटली कि वो एक साम्राज्य के प्रति आस्था रखते हैं और साम्राज्य इस तरह से यूनिफाइड रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, अशोक ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर प्रोपोगेटिंग द धम्म, धम्म के सिद्धांत के माध्यम से। और धम्म के सिद्धांत क्या है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, दिस अकॉर्डिंग टू हिम धम्म वुड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। तो जो लोग धम्म के सिद्धांत को मानेंगे वो इस जन्म में तो उनका भला होगा ही, उनका अच्छा होगा ही, लेकिन अगले जन्म में भी उनका अच्छा होगा अगर कोई धम्म के सिद्धांत को मानता है। ऐसा अशोक का मानना था। अशोक पहला राजा था जिसने अपनी प्रजा के साथ साथ अपने अधिकारियों को, अपने ऑफिसर्स को निर्देश दिए अपने अभिलेखों के माध्यम से। स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे धम्म के सिद्धांत को स्प्रेड करने के लिए पूरे साम्राज्य में, जिन्हें धम्म महामात्य कहा जाता था, जो ट्रेवल किया करते थे और पब्लिक के बीच में अशोक के प्रिंसिपल को, अशोक के संदेश को पहुंचाया करते थे। नाउ वी हैव द लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक जो आज के इस चैप्टर का होगा, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर। ये साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था, या किस तरह से ये साम्राज्य महत्वपूर्ण था। बेटा साम्राज्य इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जिस समय हमें इस साम्राज्य के बारे में पता चला, इतिहासकारों को जिस समय इस साम्राज्य के बारे में पता चला, वो समय चल रहा था 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। और इस समय पर इंडिया ब्रिटिश हुकूमत का एक हिस्सा था, भारत एक कॉलोनियल रूल का एक पार्ट था। और उस समय यूरोपियंस को, ब्रिटिश इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को भारत में एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पता चला, एक ऐसे एम्पायर के बारे में पता चला जिसने एक बड़े एरिया पर रूल किया, जिसने एक बड़े
एक बहुत ही शक्तिशाली रूप से इंडिया पर रूल किया, जिसमें काफी महान शासक आए, जैसे कि अशोक जैसे राजाओं ने इस समय पर रूल किया। तो बेटा ये जो डिस्कवरी हुई ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से बोला जा सकता है कि महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एम्पायर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, इस डिस्कवरी को, इस साम्राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, व्हेन द हिस्टोरियंस बिगिन टू रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री, जब इतिहासकारों ने प्रारंभिक भारतीय इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू किया 19वीं शताब्दी में, और उस समय पर जब खोज हुई या इमरजेंस हुआ या पता चला मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो बेटा ये बहुत ही लैंडमार्क इवेंट था, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक प्रकार से आप ये समझे कि आप कुछ चीज को खोजने की शुरुआत कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं और आपको एकदम से कुछ नई चीज पता चलती तो आप कितना खुश होते। तो उसी प्रकार जब इतिहासकारों ने भारत की अर्ली इंडियन हिस्ट्री को जब रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की और धीरे धीरे उन्हें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चला और फिर उसकी जो वास्टनेस थी, उसकी जो विशालता थी, उसके बारे में जब पता चला, तो इतिहासकार बहुत ही ज्यादा खुश हुए, बहुत ही ज्यादा उनको अच्छा फील हुआ। तो ये चीज थी। इंडिया वॉज, उस समय पर इंडिया क्या था, कॉलोनियल रूल का पार्ट था, उपनिवेशिक शासन भारत में चल रहा था। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा, या ये एक महत्व रहा इस साम्राज्य का। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, ये अगर देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। ठीक है, येट हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर, ये साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था कि ये सिर्फ 150 सालों के अंदर ही ये साम्राज्य लगभग खत्म हो गया। जो कि अगर हम भारत के अर्ली इंडियन हिस्ट्री वाले दौर को देखें तो बहुत ही लंबा समय था, बहुत ही बड़ा वास्ट पीरियड था, और कई सारे वंश लंबे लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन ये साम्राज्य सिर्फ 150 सालों में ही क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स विच इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत ही बड़ा समय नहीं है इन द वास्ट स्पेन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक इतिहास के टाइम को देखते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम समय तक इस साम्राज्य का इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने इन 3 कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है, एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को, और आप सभी लोगों को इनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, इन विच टेक्स्ट रिलेटेड द मौर्यन एम्पायर मेजर्स टू कैप्चर एलिफेंट्स आर फाउंड, किस ग्रंथ के अंदर, किस टेक्स्ट के अंदर, किस बुक के अंदर वो मीजर्स बताए गए हैं, वो तरीके बताए गए हैं हाथियों को कैप्चर करने के, हाथियों को पकड़ने के। तो हाथियों को पकड़ने के जो मीजर्स हैं वो किस ग्रंथ में बताए गए हैं? वी हैव अर्थशास्त्र इंडिका, कल्पसूत्र एंड नन ऑफ दी अबव। हालांकि एक सोर्स है जिसमें ये बात बताई गई एनसीईआरटी के अंदर, वो हमने अभी डिस्कस तो नहीं किया बेटा, लेकिन इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र में ये व्यवस्था या ये तरीका या ये मीजर बताया गया है। नाउ वी हैव दी अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णगिरी इज द नेम ऑफ द कैपिटल रीजन ऑफ द डेज प्रोविंस इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य प्रशासन में जो स्वर्णगिरी क्षेत्र है वो किस जगह की राजधानी रही होगी, किस जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या किस प्रोविंस का सेंटर रहा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वर्णगिरी बेटा साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर था, और इस वजह से ये जो प्रोविंशियल सेंटर था वो दक्षिणापथ वाले क्षेत्र का था। कहां का था? दक्षिणापथ। नाउ अनदर वन, अशोक इज मेंशन्ड बाय विच टाइटल इन हिज इंस्क्रिप्शन। अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने आप को क्या उपाधि दी थी, अपने आप को क्या टाइटल दिया था? तो अशोक ने अपने आप को जो टाइटल या जो उपाधि दी थी अपने अभिलेखों में वो थी प्रियदर्शी की और अशोक की। तो यहां पर क्या होगा आंसर? अशोका एंड प्रियदर्शी। नाउ वी हैव द अनदर वन, व्हाई इज द 6th सेंचुरी बीसी ऑफन कंसीडर्ड एज अ मेजर पॉलिटिकल इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का एक मेजर पॉलिटिकल इवेंट क्यों माना जाता है, एक महत्वपूर्ण या टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? अगर इस बात पर गौर करें तो इसके पीछे का कारण ये था क्योंकि इस समय पर भारत में 16 राज्यों का, प्रारंभिक शहरों का उदय हुआ, लोगों ने लोहे का यूज करना शुरू कर दिया, इसके अलावा कॉइन्स का यूज इस समय पर शुरू हुआ, और इवन वेराइटी या डाइवर्सिटी ऑफ जो थॉट्स थे वो डेवलप हुए जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में। सो दैट is the correct answer, emergence of 16 state cities, towns and use of iron. Now we have the another one, what are the big rocks kept on the burial in central and south India called? तो वो जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मध्य भारत और दक्षिण भारत के अंदर जो डेड्स होते थे, जो मृतक होते थे, उन्हें दफनाया जाता था और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े पत्थर या इस प्रकार से जो डेड्स थे, जो बरियल्स थे, इन्हें मध्य भारत में और दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? तो बेटा इन्हें कहा जाता है मेगालिथ यानी महापाषाण। नाउ who successfully deciphered Brahmi and Kharoshthi script?
किसने सफलतापूर्वक ब्राह्मी और खरोष्ठी, जो भारत की सबसे प्राचीनतम स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, इन्हें डेसिफर किया, इन्हें डिकोड किया? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप को ये सक्सेस मिली, ये सफलता मिली। नाउ वी हैव दी, चलिए तो यहां पर सारे एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए, ऑल दी कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए, जितने भी कॉन्सेप्ट हम या टॉपिक हमने यहाँ पे डिसाइड किए थे वो सारे हमने कवर कर लिए। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में और बाकी के जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें सीयूटी वाला पर। थैंक यू सो मच। स्टॉप कर देना।